आज अमूमन हिंदी में हम लोग, हिंदी ही क्यों, किसी भी साहित्य के संदर्भ में बात करते हुए हम लोग भाषा की चर्चा करते हैं। और भाषा के बगैर साहित्य की पृष्ठभूमि बनती नहीं है। भाषा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा ही वो आधार है जिससे साहित्य जन्म लेता है। लेकिन अगर इसे हम जरा विस्तृत फलक पर कहें तो न केवल भाषा बल्कि हमारा पूरा परिवेश, जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं या हैबिटस कहते हैं, जहां हम रहते हैं, वह पूरा परिवेश ही भाषा के आधार पर हमारे इर्द गिर्द पहचाना जाता है। यानी कह सकते हैं हम कि भाषा वह हमारे पास औजार है जिसके जरिए हम दुनिया से अपनी पहचान का संबंध कायम करते हैं। लेकिन हम अमूमन इस तरह से भाषा को साहित्य के अंदर देखने के अभ्यस्त नहीं हैं। साहित्य के अंतर्गत भाषा के प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमारा ध्यान भाषा के इतिहास पर होता है और कौन सी भाषा कब पैदा हुई, खड़ी बोली हिंदी का जन्म कब हुआ, वह कब से प्रचलन में आई, उसमें क्या क्या लिखा गया, यह जानकारी प्राप्त करने के बाद हम साहित्य की उत्कृष्टता या निकृष्टता या उसकी अच्छाई बुराई की विवेचना में लग जाते हैं। भाषा के संबंध में भाषा की कोई और भूमिका हम नहीं देख पाते। मुश्किल इसी जगह पर है क्योंकि हम भाषा को सिर्फ कम्युनिकेशन के मीडियम के तौर पर, दो तरीका है भाषा को जानने समझने का। एक तो उसका व्यवहार मूलक पक्ष है जो कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में है, यानी संचार के माध्यम के रूप में है, संप्रेषण के रूप में है। और संप्रेषण मूलक भाषा की जो व्यावृत्ति है वह उसके साथ बोलने वालों का जो संबंध है उसको कार्यकारी संबंध बनाती है, मतलब कामकाजी संबंध बनाती है। उससे बहुत कोई आत्मीयता या लगाव का रिश्ता नहीं बन पाता। ठीक इसी तरह से दूसरा भाषा का जो पक्ष है वह उसके चिंतन का पक्ष है। भाषा के मूलतः दो पक्ष हम देख सकते हैं, एक उसके व्यवहार का पक्ष, दूसरा उसके चिंतन का पक्ष। तो जो चिंतन का पक्ष है, जहां भाषा दरअसल संसार ही नहीं, संसार में व्याप्त तमाम विषयों के साथ मनुष्य के संबंध को बनाने का माध्यम बनती है, वहां सारा खेल होता है। व्यवहार के क्षेत्र में भाषा का जो चिंतन वाला पक्ष है, जहां चीजें रूढ़ हो जाती हैं, जहां पहले से कोडेड कर दी जाती है कोई चीज, कोई विचार, कोई समझ, परसेप्शन, वह कोडेड चीज व्यवहार में ज्यों का त्यों प्रचलित हो जाती है। तो सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है भाषा की, वह इसी चिंतन वाले पक्ष में है। और चिंतन वाले पक्ष पर हम साहित्य के विद्यार्थी कम बात करते हैं। हमारी चिंता यहाँ है कि साहित्य के अंतर्गत जब हम विभिन्न पक्षों की, साहित्य के सौंदर्य की, उसकी कलात्मकता की, उसकी उपादेयता की, उसकी मानवीय प्रवृत्ति की बातें करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये तमाम चीजें भाषा से गुजरकर आ रही है। साहित्य की तमाम अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने वाला जो मीडियम है वो भाषा ही है। और इसलिए भाषा पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि जो भाषा में जो फॉर्मेशन हो रहा है, जिस समझ का, परसेप्शन का, जिस विचारधारा का, या जिस देखने की दृष्टि का, या एक्सप्रेशन के भंगिमा या विन्यास का, वह जो फॉर्मेशन है उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आधार क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। और खास करके अभी जितने आइडेंटिटी के सवाल हैं, खास करके जो 90 के बाद उभर कर आए जितने भी आइडेंटिटी के सवाल हैं, जिसमें विमेन्स आइडेंटिटी से लेकर लैंग्वेज आइडेंटिटी और दलित
आदिवासी, अल्पसंख्यक और तमाम तरह की मार्जिनलाइज्ड जो आइडेंटिटीज हैं, उन सब के सवाल जो मुख्य सवाल बनकर उभरे हैं, उसमें भाषा एक अहम भूमिका रखती है। और भाषा के प्रश्न को इसलिए दूसरे तरीके से, नए सिरे से, नए फ्रेमवर्क में देखने की जरूरत है। जो पुराना प्रचलित ढर्रा है कि भाषा का जन्म इतने ईसवी सदी में हुआ और भाषा का प्रथम चरण ये था, द्वितीय ये था, और ऐसे ऐसे भाषा बलाघात के कारण, अर्थ संकुचन के कारण, अर्थ विस्तार के कारण, शब्द भंडार के कारण बढ़ी या सिमटी या संकुचित हुई या नष्ट हो गई, ये तमाम जो व्याख्याएं हम भाषा के संदर्भ में करते आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा और ज्यादा जटिल करके साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। कारण कि भाषा ही वो जगह है जो आइडेंटिटीज के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फेमिनिस्टों ने, खास करके स्त्री जो कुछ बड़े नाम हैं स्त्रीवादी चिंतकों में, उन लोगों ने भाषा को लेकर महत्वपूर्ण नजरिया, महत्वपूर्ण राय व्यक्त की है। तो भाषा का मसला बहुत अहम मसला है आज के समय के लिए। और भाषा को हम वैसे ही नहीं पढ़ सकते जैसे अब तक हमने भाषा के इतिहास को और भाषा के भौगोलिक क्षेत्र और सीमाओं को पढ़ा जाना, उसके राजनीतिक परिणामों को, राजनीतिक उसकी जो भूमिका है उसको जाना। तो भाषा के लिए, चूंकि भाषा का एक पक्ष मनुष्य के द्वारा संसार से संबंध बनाने का है, और इसलिए वह किस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करता है, साथ ही साथ वह दूसरे की आइडेंटिटी को किस तरह से देखता है। यानी इसका एक पक्ष तो सेल्फ का है, खुद अपनी आइडेंटिटी के निर्माण का है, और दूसरा पक्ष है इसका अपनी आइडेंटिटी के निर्माण के साथ साथ दूसरे की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना, पहचान देना। ये दो पक्ष हैं, और यहीं पर भाषा के अंतर्गत किस तरह से वर्चस्व के नियम काम करते हैं, भाषा के अंदर दमन के औजार काम करते हैं, साथ ही साथ भाषा के अंतर्गत जो पावर स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, इन सारी चीजों पर स्त्रीवादी विचारकों ने महत्वपूर्ण ढंग से अपनी राय रखी है। जो शब्द है भाषा के विवेचन के लिए सबसे पहला सवाल जो हमने आज के विषय के लिए रखा है कि स्त्री भाषा, तो बहुतों ने हिंदी में जब हम इस विषय पर बात करते थे, शुरुआती 2000 के आसपास की बात है, जब हिंदी में इस विषय पर बात करने वाला कोई नहीं था और इसकी चर्चा भी नहीं सुनाई देती थी कि स्त्री भाषा जैसा कोई पदबंध हो सकता है। कारण भाषा को स्त्री और पुरुष के खांचे में बांटकर हिंदी में नहीं देखा गया था। हमें याद नहीं है कि 20-25 साल के अध्ययन के बाद, स्कूली और उच्च स्तरीय अध्ययन के बाद, हम लोगों ने कहीं किसी पुस्तक में स्त्री भाषा जैसे किसी पदबंध को पढ़ा हो, हमें याद नहीं है। यहाँ तक कि भाषा विज्ञान का जो 300-400 नंबर का पर्चा हुआ करता था, उसको पास करने के बाद भी स्त्री भाषा जैसे किसी फ्रेज से, किसी पद से हमारा सामना नहीं होता था। तो हिंदी के विद्यार्थी के लिए स्त्री भाषा जैसा पद एक नया पद था। और जब हम लोग इस पर बात करते थे, खास करके शुरुआत में, बहुत शुरुआत के कामों में मेरा काम है, मैंने 2002-03 से इस विषय पर लेख लिखना, और बाद में एक पुस्तक भी आई 2007-08 में, और एक और प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी हैं, उनका काम है, उनकी किताब सन 2000 में आई। तो हम लोगों ने शुरुआती दौर में स्त्री भाषा और स्त्री भाषा से जुड़े प्रश्न उठाए थे, और अभी भी लगता है जैसे बहुत काम किया जाना बाकी है। लेकिन आज जिस सहजता से मैं आपके सामने स्त्री भाषा शब्द बोल रही हूँ, और शायद उतनी प्रश्नाकुलता आप लोगों के अंदर नहीं पैदा होगी जितनी सन 2000 में जब हम इस पद को बोलते और लिखते थे तो पैदा होती थी। लोगों का ये मानना था, हमारे हिंदी के प्रमुख आलोचकों का, कि साहित्य होता है और साहित्य की एक ही भाषा होती है, उसमें स्त्री और पुरुष नहीं होता। ठीक उसी तरह से वो साहित्य को भी
सिर्फ एकल कोटि में रखकर बात करते थे और कहते थे लिटरेचर तो लिटरेचर है, साहित्य तो साहित्य है, उसमें स्त्री लेखन क्या और पुरुष लेखन क्या, लेखन समग्रता में एक ही है। लेकिन बात इतनी सरल, सीधी और आसान नहीं थी। स्त्री लेखन और पुरुष लेखन, या स्त्री भाषा या पुरुष भाषा। स्त्री भाषा जब हम कहते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल भी उठता है कि क्या पुरुष भाषा भी कुछ होती है, और लोग कौतूहल से, जिज्ञासा से ये सवाल रखते हैं। तो इसका उत्तर ये हो सकता है या है कि स्त्री भाषा या स्त्री की भाषा जब हम कहते हैं तो ये कोई अलग से भाषा नहीं है। ये जो प्रचलित भाषा है उस भाषा का स्त्रीवादी नजरिए से मूल्यांकन है, और उस मूल्यांकन के दौरान उसमें जो शक्ति का संबंध है, पावर स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर को एक तरह से बैलेंस करने और उसको रिवील करने की कोशिश की गई है। उसको खोलकर बताने की कोशिश की गई है कि भाषा के अंतर्गत किस तरह से तमाम वे संबंध जो वर्चस्व के, हेजमनी के संबंध हैं, काम करते हैं, और ऐसा करते हुए वो कैसे अन्य आइडेंटिटीज को, जो हाशिए की आइडेंटिटीज है या हाशिए के समुदाय हैं, हाशिए के लोग हैं, उनकी पहचान को और उनके अस्तित्व को, उनकी अस्मिता को वह गौण बनाती है, सेकेंडरी बनाती है। प्राइमरी कुछ और होता है, और प्राइमरी अस्मिताएं वे होती हैं जो अपने को कर्ता रूप में रखकर भाषा के अंतर्गत समस्त खेल को अंजाम देती है। आप भाषा के जो पक्ष हैं उनको अगर गंभीरता से विवेचित कीजिए तो पहला पक्ष आपको व्याकरण का नजर आएगा। भाषा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाला जो तत्व है वो व्याकरण है। अन्यथा भाषा बिना व्याकरण के बहुत ही अव्यवस्थित हो सकती है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करने के लिए, उसके नियम को संचालित करने के लिए और उसके मानकीकरण को संभव बनाने के लिए जरूरी है। तो भाषा के व्याकरण को अगर आप देखें तो वहां पर कई पक्ष हैं जहां आप इस वर्चस्व के संबंध को ठीक ठीक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन एक पक्ष है भाषा के व्याकरण में जो कर्ता है, सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसका सब्जेक्ट या कर्ता, ठीक है। दूसरा पक्ष है उसका शब्द भंडार, यानी भाषा में हम जहां से शब्दों को बनाते हैं, शब्द के फॉर्मेशन जिस तरह से करते हैं। और तीसरा पक्ष है उसका लिंग निर्धारण, यानी लिंग को भाषा में हम जिस तरह से लिंग को देखते हैं, जेंडर को देखते हैं। तो ये जो पहला पक्ष जिसे मैंने सब्जेक्ट कहा, ये तीन एस्पेक्ट इन पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पहला मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट, दूसरा हमने कहा शब्द भंडार, ठीक है, वोकेबलरी जिसे हम कहते हैं, और तीसरा है लिंग या जेंडर, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण एरियाज हैं भाषा के, और इस पद को समझने के लिए भी, जिसे हम स्त्री भाषा कहते हैं, इस पद को समझने के लिए भी ये तीन महत्वपूर्ण एरिया हैं। सबसे पहला एरिया भाषा का सब्जेक्ट है या कर्ता जिसे हम कहते हैं। कर्ता के लिए अगर आप देखें तो अंग्रेजी में या अन्य विश्व की अन्य भाषाओं में अलग अलग शब्द है, हिंदी में भी एक शब्द है। और कर्ता के लिए जो सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, यानी कर्ता की जगह पर, जैसे राम की जगह पर जो सर्वनाम प्रयोग में आएंगे वो क्या होंगे, और सीता की जगह पर जो सर्वनाम प्रयोग में आएंगे वे क्या होंगे। अंग्रेजी का स्ट्रक्चर अलग है, भाषा का स्ट्रक्चर हर एक भाषा का अलग है। अंग्रेजी का अलग है, हिंदी का अलग है, अन्य भारतीय भाषाओं का अलग होगा। जितनी भाषाएं हम जानते हैं उसके हिसाब से हमारे ज्ञान की सीमा है। लेकिन ये सच है कि कर्ता का जो स्ट्रक्चर है वो हर भाषा में अलग अलग है, और कर्ता के लिए प्रयुक्त जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, वह भी अलग अलग है। अंग्रेजी और हिंदी में एक दिलचस्प चीज है, अंग्रेजी में जहाँ ही और शी है कर्ता के लिए,
नाम की जगह पर अगर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करना चाहें तो ही और शी है, लेकिन हिंदी में एक ही शब्द है वह। ही और शी कहकर हम हिंदी में स्त्री या पुरुष का ज्ञान नहीं करा सकते। हमें वह के साथ साथ जो कर्म है या क्रिया रूप है उसके परिवर्तन के जरिए वह काम करने वाला स्त्री है या पुरुष, उसके जेंडर को हम निर्धारित करते हैं। जैसे वह जाता है, जाहिर है कि वह जाता है। जाता या जाना जो क्रिया है वो एक ही है, लेकिन क्रिया का रूप बदल जाता है। जाता है तो लड़का है या पुरुष है। इसी तरह से जब हम कहेंगे वह जाती है तो क्रिया, जाना क्रिया का रूप इकारांत से स्त्रीलिंग बन जाता है और ये संबोधित हो जाता है कि जाने वाली जो है वह लड़की या स्त्री है। इस तरह से यह जो स्थिति है अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है वह के लिए, ही। ये वह के लिए ही, पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए शी। हिंदी में एक ही शब्द है वह, लेकिन ही और शी को बहुत सारे स्त्रीवादी चिंतकों ने ही और शी को थोड़ा सा भाषा के विश्लेषण के जरिए डिफरेंस को और हेजेमनी को व्याख्यायित करने के बाद, यह सिद्ध करने के बाद कि भाषा में हेजेमनी काम करती है, वर्चस्व काम करता है और भाषा में डिफरेंस के जरिए आइडेंटिटीज को एस्टैब्लिश किया जाता है, उन्होंने इसको कम करने के लिए एक नया शब्द गढ़ लिया। और वो नया शब्द क्या था? S/HE, शी। शी को बाइफरकेट करके ऑब्लिक लगाकर शी को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ये भाषा के अंतर्गत कॉस्मेटिक चेंज है। इससे जेंडर नोशन को या स्त्री या पुरुष के सामाजिक जो भूमिका है या सांस्कृतिक उसकी जो पहचान है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क इससे पैदा नहीं हुआ, कारण कि यह भाषा के अंतर्गत किया गया परिवर्तन था, इसका व्यवहार से लेना देना नहीं था और ये बहुत चला भी नहीं। तो ऐसे में जो स्थिति है कि जब हम भाषा की विवेचना करें तो सब्जेक्ट के तहत, अब ये सब्जेक्ट का फॉर्मेशन जो अक्सर कर्ता के रूप में हम पहचानते हैं इसको, सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता कहाँ से है, इसकी अवधारणा आ कहाँ से रही है? विषय या कर्ता जो है यह करने वाला है, जो करता है, काम करता है, वो कर्ता हुआ, विषय हुआ। और अक्सर काम के संबंध को हिंदी के पूरे भाषिक परिदृश्य को आप देखें तो अक्सर काम के संबंध को पुरुष के संदर्भ से जोड़कर विश्लेषित किया गया है। ये चाहे दर्शन हो, चाहे भाषा हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो। दर्शन में भी दर्शन का सर्वोच्च जो उसकी प्रक्रिया है, सर्वोच्च जो उसका अनुसंधात्मक दिशा है वो क्या है? दर्शन में आत्म की खोज महत्वपूर्ण है। मैं कौन हूँ, वह कौन है, या हम सबको अंततः हम सबको चलाने वाला कौन है? ये जो इस तरह के दार्शनिक सवाल हैं, ये अंततः देखिए इसकी बहुत सारी व्याख्याएं आप हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई है और इसमें अंततः परम पुरुष के रूप में सब्जेक्ट को स्थापित किया गया है। यानी जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, दर्शन का जो सत्य है, दरअसल वही करता है और वह सत्य क्या है? वह परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और उस एब्सोल्यूट ट्रूथ की जो परिकल्पना है वह पुरुष ब्रह्म के रूप में है। तो हमारे यहाँ ये जो एस्टैब्लिश्ड जो अनुशासन है ज्ञान की, दर्शन, भाषा, साहित्य, इसमें जो कर्ता की अवधारणा है, करने वाले की जो अवधारणा है, वह पुरुष रूप में परिकल्पित है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोशन है, बहुत ही ताकतवर अवधारणा है, चेतना है और ये भाषा में भी दखल रखती है। इसलिए भाषा की जब हम व्याख्या करते हैं
भाषा के बारे में जब हम बातचीत करते हैं और आजकल के तमाम प्रश्नों को, आइडेंटिटी के सवालों को, अस्मिता के सवालों को अगर हम व्याख्यायित करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सब्जेक्ट को कैसे व्याख्यायित कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वह जगह कौन सी है जहां से हम भाषा की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि आइडेंटिटी का फॉर्मेशन, आइडेंटिटी का निर्माण दरअसल अवधारणा के साथ होता है। आइडेंटिटी ऐसे नहीं बनती। आइडेंटिटी में भी मैं की व्याख्या, मैं यानी आई, मैं की व्याख्या, जो आई जो कि सब्जेक्ट भी है, कर्ता भी है, इस आई की व्याख्या अदर के फॉर्म में की जाती है। मैं की परिभाषा दूसरे के, अन्य के संदर्भ में तय होती है। यानी मेरी आइडेंटिटी ये है तो अन्य की आइडेंटिटी ये है और उससे मेरी आइडेंटिटी भिन्न है। ये दो स्थितियां हैं भाषा के अंदर। एक तो समरूपता की, आइडेंटिटी के फॉर्मेशन की जो स्थिति है वह दो तरीके से भाषा में निर्मित होती है। एक तो समरूपता के, यानी मैं और मेरे जैसा, और दूसरा भिन्नता की, वह या अन्य या उसके जैसा। यह मैं और अन्य जो है, समरूपता और भिन्नता की यह जो स्थिति है, दरअसल भाषा का और भाषा के साथ साथ जुड़ी तमाम अवधारणाओं के पनपने का यह मूलाधार है। कारण जहां हम मैं को मेरे जैसा या समरूप मानते हैं और मेरे जैसे के दायरे के अंतर्गत, यानी एक रूप या समरूप होने योग्य तमाम जो और आइडेंटिटीज है उससे अपने को जोड़ लेते हैं। लेकिन इसी जोड़ने के क्रम में हम अन्य या दूसरे की आइडेंटिटीज को बहिष्कृत भी करते हैं, उसे देखने से मना भी करते हैं, उसे अपने से भिन्न मानते हैं और एक खास तरह की प्रतिद्वंदिता या ईर्ष्या बोध उसमें काम करती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, और थोड़ा सा इसको और खोलें कि भाषा में सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, भक्तिकाल का एक बड़ा संदर्भ है हमारे सामने। भक्तिकाल में इस आई को या मैं को नष्ट करने पर बहुत जोर है और वहां हर कवि कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। अब ये तेरा कौन है जिसको अपना सब कुछ वो सौंप देना चाहता है, या जिस आत्मा और परमात्मा की व्याख्या भक्ति काल में दार्शनिक संदर्भों में की गई है, जरा उसको खोलकर देखिए। वह जो परमात्मा है वो कैसा है? वो आत्मा के जैसा है, मेरे जैसा है। और इस आत्मा को प्राप्त क्या करना है? उसी परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना है, उसी सब्जेक्ट को प्राप्त करना है जिसका वो हिस्सा है। उससे अलग होकर, विलग होकर वह बिलख रहा है, रो रहा है, दर दर अपने माशूक को ढूंढ रहा है। तो यह जो व्याख्या है भक्तिकाल के संदर्भ की, यह व्याख्या बहुत दिलचस्प है और आइडेंटिटी के फॉर्मेशन को समझने के लिहाज से हमारे बड़े काम की है। इसमें अगर आप देखें तो यह जो मेरे जैसा या सेमनेस की बात है, मैं या मेरे जैसा या मेरे जैसे अन्य, हम एक हैं और अन्य अन्य के जैसा और दूसरे वे दूसरे हैं, वे हम मुझसे भिन्न हैं। तो जो जोर किस पर आता है इसमें? आइडेंटिटीज के फॉर्मेशन के क्रम में जोर आता है कि कौन मेरे मुझसे सबसे ज्यादा समरूप है। आप देखिए कि अभी दावा क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा भारतीय है। भारतीय होना एक आइडेंटिटी है, राष्ट्र की आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरह से किसी प्रांत का होना या किसी भाषा को बोलने वाले समुदाय का सदस्य होना एक आइडेंटिटी है। तो जोर होता है कि कौन उस आइडेंटिटी के सर्वाधिक करीब है, और जो सबसे ज्यादा करीब है वो ज्यादा अधिकारी है, वह ज्यादा योग्य है, वह ज्यादा सक्षम है, वह ज्यादा पावरफुल है, जो उस आइडेंटिटी के सबसे ज्यादा करीब है। तो ऐसे में स्थिति क्या होती है कि यह जो सब्जेक्ट है, जो दर्शन का सत्य है, वो वह साहित्य का सब्जेक्ट या विषय है,
और उस सब्जेक्ट के फॉर्मेशन का जो सोशल प्रोसेस है उसको भी देखने की जरूरत है। उस सब्जेक्ट के फॉर्मेशन की जो सामाजिक प्रक्रिया है, आप देखिए कि वो घर से, परिवार से शुरू होती है। घर और परिवार से ही विषय के या आइडेंटिटी या अस्मिता के निर्माण की पहली प्रक्रिया शुरू होती है, घटित होती है। यानी हम बच्चे के जन्म होने के बाद ही उसे समझाने लगते हैं कि वह कौन है, वह क्या है, उसकी सामाजिक अस्मिता क्या है। और सबसे पहले हम उसे किस चीज का बोध कराते हैं? उसे उसके जेंडर अस्मिता का बोध कराते हैं। यानी तुम लड़का हो या तुम लड़की हो। और इस लड़का या लड़की होने में यह बात जितनी सहज है, यह इसका व्यवहार और इसकी सामाजिक मान्यताएं इतनी सहज नहीं है। लड़का होने में हम एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट उसके लिए जारी कर देते हैं कि तुम लड़का हो तो तुम्हें ये चीजें करनी है, और तुम लड़की हो तो तुम्हें ये चीजें करनी है क्योंकि तुम लड़की हो। जबकि उस अबोध बच्चे में जो 3-4 साल का होता है, 5 साल का होता है, अपने अस्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा सजगता नहीं होती। वह मामूली चीजों में वह तर्क करना नहीं जानता। आप अगर किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि अबोध बच्चा जो बोलना सीखता है पहले पहल, वह सरल वाक्यों का प्रयोग करता है, वह तर्क नहीं करता। आप जो कहते हैं वह उसकी इच्छा वह व्यक्त करता है कि उसे ये चीज चाहिए, उसके लिए रोता है, मचलता है। लेकिन आप उसे जब मना कर देते हैं या उसे आप कुछ अन्य चीजों की तरफ बहला देते हैं तो वो भूल जाता है, बहल जाता है, विरोध नहीं करता, तर्क नहीं करता, बहुत देर तक वह आर्गुमेंट नहीं करता क्योंकि उसकी भाषा इतनी विकसित नहीं हुई होती, उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं हुई होती। तो ऐसे में वह अबोध बच्चा जो अपने अस्तित्व से, अपने जेंडर अस्तित्व से अनजान है, जेंडर के सामाजिक व्यवहार से अनजान है, उसको हम समझाते हैं कि वह स्त्री है अथवा पुरुष है। और स्त्री है तो उसे क्या आचरण करना चाहिए, पुरुष है तो उसे क्या आचरण करना चाहिए। भाषा के स्ट्रक्चर में व्याकरण का जो उदाहरण मैंने आपको दिया, और व्याकरण के साथ साथ आप जो शब्द भंडार है उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो व्याकरण में हम किस तरह से पेश आते हैं। व्याकरण के संदर्भ में अगर आप गंभीरता से देखें तो लिंग, बहुवचन और दूसरे तरह से भाषा के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें मूल चीज क्या है? मूल चीज है पुरुष। यानी मुख्य चीज एक है। भाषा के अंतर्गत आप देखिए कि भाषा का विस्तार कैसे होता है। अगर अध्यापक एक शब्द है, ठीक, और अध्यापक शब्द से हम ठीक ठीक समझते हैं कि अध्यापक का अर्थ क्या है, पुरुष शिक्षक। लेकिन अगर स्त्री शिक्षिका है तो हमने उसका क्या स्त्रीलिंग बनाया? अध्यापिका। अगर वही प्रोफेशन, वही व्यवसाय करने वाला पुरुष है तो उसके लिए मूल शब्द है किसी भी भाषा में। लेकिन वही व्यवसाय करने वाली अगर स्त्री है, उसकी आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी अगर स्त्री की है, तो हम पुरुष के लिए प्रयुक्त शब्द में इकारांत या स्त्रीवाचक कुछ लगाकर उसका स्त्रीलिंग गढ़ लेते हैं। तो मूल शब्द स्त्री का नहीं हुआ, मूल शब्द जो है वह पुरुष का है। यानी भाषा के निर्माण की प्रक्रिया में जितने रेफरेंसेस बनते हैं, संदर्भ बनते हैं, वे पुरुष के संदर्भ हैं। मूलतः वे पुरुष के संदर्भ हैं और उनका सहयोगी संदर्भ या पूरक संदर्भ, कॉम्प्लीमेंट्री या कह सकते हैं कि सहयोगी संदर्भ स्त्री के अर्थ से बनता है। तो मूल अर्थ जो है वह पुरुष है, ना कि स्त्री। एक और चीज कि भाषा के जितने हीनतर या हीनता मूलक नोशन है, अवधारणाएं हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर आइडेंटिटीज के साथ जोड़ दी जाती है। और उसमें स्त्री के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। यानी जितने हीनता मूलक, निषेधात्मक, उपहास मूलक
हास्यास्पद या अवमानना के अर्थ में अपमानजनक निर्मितियां हैं, वह स्त्री के संदर्भ से जोड़ दी जाती है। जैसे रोना दुख होने पर या खुशी होने पर रोना एक सामान्य मानवीय अभिव्यक्ति है, भावनात्मक अभिव्यक्ति है। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या स्त्रियों की तरह रो रहे हो? या चटपटा खाना, खट्टा मसालेदार मिर्च वाला खाना खाना एक सामान्य स्वाद की अपेक्षा रखता है, किसी को भी पसंद हो सकता है। लेकिन ऐसा खाना खाने वालों को हम क्या कहते हैं? क्या पुरुषों को कहते हैं क्या स्त्रियों की तरह झालमुड़ी खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, चाट पकौड़े खा रहे हो, है ना? खाने का भी डिवीजन हमने स्त्री और पुरुष के रूप में कर दिया है, जबकि खाना एक सामान्य जरूरत है, इच्छा है, और रोना भी एक सामान्य क्रिया है जो कि समान स्थितियों में स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लेकिन कुछ क्रियाओं को हमने हीनता से जोड़ दिया है। जब हम ये कहते हैं कि क्या स्त्रियों जैसे रो रहे हो, या लड़के रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप जुमला जब हम कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि हम कहीं ना कहीं यह जो निषेधात्मक वाक्य है कि मर्द को दर्द नहीं होता, कहने के लिए अगर इसको स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो यह एक निषेधात्मक वाक्य है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन इस निषेधात्मक वाक्य में भी कोई अवमूल्यन परक अर्थ नहीं है जो इस वाक्य में है कि क्या स्त्रियों की तरह रोते हो। यह जो क्वेश्चन मार्क के साथ, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ यह जो वाक्य है, इसमें जितना अवमूल्यन परक अर्थ है, यानी रोना स्त्रियों की क्रिया है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या स्त्रियों की तरह रो रहे हो या क्या स्त्रियों की तरह साहस खो रहे हो, इस तरह का जो वाक्य है यह निषेधात्मक और अवमूल्यन परक दोनों है। लेकिन मर्द के लिए या पुरुष के लिए जो वाक्य कहा गया कि मर्द को दर्द नहीं होता, या इस एक वाक्य को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इस स्टेटमेंट में, जो कि एक न्यूट्रल स्टेटमेंट लग रहा है, इस स्टेटमेंट में भी निषेधात्मक वाक्य का अर्थ भी सकारात्मक निकलता है कि दर्द किसको नहीं होता? जो वीर और साहसी मर्द है उसको दर्द नहीं होता। लेकिन स्त्री के संदर्भ में कोई भी वाक्य ऐसा नहीं आता जहां आप कह सकें कि स्त्रियां वीर और साहसी हैं इसलिए वो रोती हैं, या इसलिए वो चटपटा और मसालेदार खाती हैं। यानी कोई भी प्रशंसामूलक, सम्मानजनक इस तरह के वाक्य स्त्री के लिए आम संदर्भों में नहीं गढ़े जाते। तो जितना कमतर अर्थ बताया जा सके, मसलन एक उदाहरण दूं, अभी लक्ष्मीबाई की चर्चा बहुत हो रही थी और उनकी जयंती गई है, उनके लिए एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी और हम सब जानते हैं उस कविता को, आप भी परिचित होंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, रानी की वीरता का वर्णन करना है और एक तरफ हम अपनी संस्कृति और साहित्य की व्याख्या करते हुए चौड़ा सीना करके कहते हैं कि हमारे सभ्यता में कभी मातृसत्ता भी रही होगी, और मातृसत्ता जब रही होगी सुदूर अतीत में, जिसको हमने देखा नहीं है कि वो मातृसत्ता कैसी थी, बस एक नोशन है, एक अवधारणा है। चूंकि संतति और जो मैन पावर है उसका एक बड़ा रोल था आरंभिक कबीलाई समुदाय में, तो इस मैन पावर के कारण हमने माना कि चूंकि स्त्रियां प्रजनन करती थी, बच्चे पैदा करती थी, तो स्त्री की जो गरिमा है, उसकी मर्यादा है, वो आरंभिक समाजों में बहुत ऊंची रही होगी। और उसका उदाहरण सुदूर अतीत से हम देते हैं कि कुछ छिटपुट उदाहरण, कुछ कलाकृतियां, कुछ टोटम, कुछ रिवाज हमें अभी भी बचे कुछ ढंग से मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, कभी मातृसत्ता रही होगी और वो गौरवशाली मातृसत्ता है। तो उस मातृसत्ता में जहां स्त्रियां नियामक थी, रूलर थी, हंटर थी, दल की नेता हुआ करती थी, शिकारी हुआ करती थी,
उस मातृसत्तात्मक समाज में स्त्री की वीरता को अलग से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह वीरता और उस तरह के शब्द, स्त्री के लिए जो विशेषण मूलक शब्द होने चाहिए, वो खो जाते हैं कहीं। सभ्यता के विकास के क्रम में ये सारे शब्द खो जाते हैं। और अब जब कवित्री एक दूसरी स्त्री, एक बहादुर स्त्री पर कविता लिखती है, तो लिखती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो मर्दानी शब्द का इस्तेमाल करती, और उसको कोई अन्य शब्द जो कि स्त्री की वीरता को, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को, अंग्रेजों से उनकी लड़ाई को बेहतर तरीके से दिखा सकता कोई और शब्द नहीं मिल पाते। तो ये जो परसेप्शन है, ये कहाँ गुम गया? अगर मातृसत्तात्मक समाज था कभी, तो वह समाज और उसमें स्त्री की भूमिका और उस भूमिका से उत्पन्न भाषिक व्यवहार, वीरता मूलक शब्द, स्त्री के प्रति प्रशंसा मूलक शब्द, स्त्री के प्रति श्रेष्ठता मूलक शब्द कहाँ गुम गए? स्त्री की सकारात्मक भूमिका, उसकी कर्ता के रूप में पहचान, ये कहाँ गुम गए? और इन शब्दों का क्या हुआ? ये शब्द हमारे भाषा में कैसे खो गए, इसकी पहचान जरूरी है। वह जो एब्सेंट है, अनुपस्थित है भाषा के अंतर्गत, वह संस्कृति में भी कहीं ना कहीं सबसे पहले एब्सेंट किया गया, तब वो भाषा के अंदर भी एब्सेंट हुआ, और धीरे धीरे वो हमारे चिंता के क्षेत्र से भी बाहर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं, जिनका कोई ना कोई स्त्री संदर्भ, जो फीमेल रेफरेंस जिसे हम कहते हैं, वो रहा होगा। लेकिन वे संदर्भ धीरे धीरे हमारे जो भाषा का रजिस्टर है उससे गायब होता चला गया। चिंता की जगह यहाँ है। और स्त्री की भाषा जब मैं कह रही हूँ, तो स्त्री की भाषा का अर्थ ये नहीं है कि हिंदी बदलकर कुछ और हो जाएगी। हिंदी हिंदी ही रहेगी, लेकिन हिंदी में जो शब्द हैं, जिन शब्दों का विभिन्न स्रोतों से ग्रहण करके व्यवहार होता है, उन शब्दों के प्रचलित अर्थ को संभवतः विस्तृत किया जा सके, उसमें अन्य शब्द भी जोड़े जा सके। शब्द एक ही नहीं होते, शब्द के पर्यायवाची भी होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे सत्ता की मोनोपोली होती है, वैसे ही शब्दों की मोनोपोली भी होती है, एकाधिकार होता है। और धीरे धीरे इस एकाधिकारवाद के बढ़ावे के कारण पर्यायवाची शब्द जो सिनोनिम है, वे गायब होते चले जाते हैं। आप देखेंगे कि जब भाषा का विकास होता है, किसी भी भाषा का, हिंदी का ही नहीं, किसी भी भाषा का जब विकास होता है, तो एक ही शब्द के लिए, एक ही क्रिया के लिए, या एक ही कर्ता के लिए, या एक ही वस्तु के लिए हजारों शब्द होते हैं। लेकिन डिक्शनरी में जगह 5, 6, 7, 10 इससे ज्यादा प्राप्त नहीं करते। और प्रचलन में 5, 7 भी नहीं, 2, 3 मुश्किल से प्रचलन में जगह प्राप्त करते हैं। हमें पर्यायवाची रटने पड़ते हैं, तरह तरह के पर्यायवाची रटने पड़ते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। इसी तरह से विलोम शब्दों को लीजिए। विलोम शब्द की एक पूरी आइडियोलॉजी है। विलोम शब्द जो हम बचपन से पढ़ते हैं कि दिन का विलोम रात, स्त्री का विलोम पुरुष, लड़का का विलोम लड़की, है ना, ऊंचा का विलोम नीचा, ये तमाम चीजें जो हम पढ़ते हैं बचपन से, इस विलोम शब्द की एक पूरी राजनीति है, एक पूरा इसका एक आइडियोलॉजी है। और भाषा के संदर्भ में इन पर्यायवाची शब्दों का, विलोम शब्दों का, शब्द भंडार का, वाक्य विन्यास का, कर्ता के रूपों का, क्रियात्मक जो शब्द हैं उनका, क्रियामूलक जो शब्द हैं उनका, और कर्ता के सर्वनाम रूपों का महत्वपूर्ण दर्जा है। विलोम शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण है पर्यायवाची की ही तरह कि पर्यायवाची में जहां आप लोपन देखते हैं, यानी एब्सेंटिज्म एक तरह से आप देखते हैं, अनुपस्थिति देखते हैं। पर्यायवाची के बहुत सारे पर्यायवाची एक शब्द के हो सकते हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे कुछ ही शब्द प्रचलित हैं, बाकी शब्द धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारा एक बहुत बढ़िया टेक्स्ट है दुर्गा सप्तशती, उसमें देवी के हजारों नाम है, लेकिन हम कितने नामों को जानते हैं? कुछ ही नामों को जानते हैं। तो ये एक उदाहरण मात्र दे रही हूँ। तो इसी तरह से जो विलोम शब्द हैं हमारे, जो बचपन से हमें घुट्टी में पिलाया जाता है कि ये विलोम है, इस विपरीतार्थक शब्द है, ये विलोम शब्द दरअसल आप भाषा के विन्यास में अगर गंभीरता से देखें
तो इन विलोम शब्दों के संदर्भ में ही आइडियोलॉजी का या विचार जो रूल करते हैं उनका निर्माण होता है इन विलोम शब्दों के संदर्भ में। जैसे ताकतवर, ताकतवर का विलोम होगा कमजोर। आत्मनिर्भर, परनिर्भर, इस तरह के जो विलोम हैं इनके संदर्भ से ही, यानी कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर भी है। और इस अर्थ में हम विलोम शब्दों के सहारे दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं। ये जो सेमनेस, जिसकी एक रूपता या समरूपता मैंने कही, और डिफरेंस जिसे मैंने कहा, ये दरअसल डिफरेंस और सेमनेस या समरूपता और समरूपता का पर्याय हमारे यहाँ पर्यायवाची शब्द है, जबकि डिफरेंसेस जो हैं उसका पर्याय हमारे यहाँ विपरीतार्थक शब्द है। तो डिफरेंसेस के संदर्भ में, यानी जितने आईज हैं, जितने मैं हैं, जितनी मेरी तरह अस्मिताएं हैं वह तो मेरे जैसी हैं, सेम है, लेकिन जितनी अन्य अस्मिताएं हैं वह अदर है, अन्य की तरह हैं और अन्य जैसी हैं, तो मुझसे भिन्न है। तो ये जो भिन्न भिन्न और समान की जो अवधारणा है, इसकी के बीच कहीं भाषा के तमाम खेल घटित होते हैं। और इसमें ही भाषा के जरिए हम संसार में वस्तुओं के नामकरण, जिसको अगर हम सास्यूर का आप सभी जानते हैं द सास्यूर का नाम, और उसने चर्चा की थी कि भाषा के संदर्भ में चर्चा की थी संकेतक, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की, संकेतित की। यानी संकेतक जो है वह शब्द है, द वर्ड जिसे हम कहते हैं, और सिग्निफाइड द नोशन, उस धारणा को जिसके लिए वो शब्द है। मसलन CAT कैट, ठीक है, और DOG डॉग, ये जो शब्द ध्वनि है, इस कैट शब्द का जरूरी नहीं है कि जो पशु बिल्ली है उससे कोई संबंध हो सीधा। ये सीधा संबंध नहीं है। अगर सीधा और स्वाभाविक संबंध होता, यानी उस बिल्ली को CAT ही कहा जाना था, कैट ही कहा जाना था, तो वह सारी भाषाओं में कैट ही होती। ये सीधा संबंध नहीं है। उस बिल्ली को हम बिल्ली कहते हैं, अंग्रेजी वाले कैट कहते हैं, किसी और भाषा के लोग कुछ और कहते होंगे, और DOG डॉग को भी इसी तरह से हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ये जो संकेतित और संकेतक है, इसके बीच का संबंध यादृच्छिक होता है, स्वैच्छिक होता है। ये कोई निश्चित और स्वाभाविक संबंध नहीं है। तो जब ये संबंध निश्चित और स्वाभाविक नहीं है, तो जाहिर है कि यह किसी की इच्छा से तय होता है। यहां से भाषा को देखिए कि ये किसकी इच्छा से तय होता है। संसार का नामकरण, वस्तुओं और क्रियाओं का नामकरण आखिर किसकी इच्छा से तय होता है? जाहिर है कि जो वर्चस्व में लोग हैं, हायरार्की में जो लोग हैं, सत्ता या पावर में जो लोग हैं, उनकी ही इच्छा से चीजें तय होती हैं। दुनिया को नामित किया जाता है, और वो खेल भाषा में भी होता है। तो ऐसे में जो लोग अपने अनुभवों के लिए, अपने जीवन के अनुभवों के लिए उस भाषा को व्यवहार में लाना चाहेंगे, वो पाएंगे कि उस भाषा में उनके अनुभवों के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मसलन दलित के अनुभव, अगर दलित रचनाकार अपनी आत्मकथाओं के जरिए, अपनी आप बीतियों के जरिए, अपनी अन्य तरह की विधात्मक रचनाओं के जरिए नहीं लिखते, तो केवल सवर्णों के द्वारा दलित रचनाकारों के जीवन की वास्तविक स्थिति का, उनके यथार्थ की स्थिति का वर्णन संभव नहीं था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन रचना है, उसको पढ़ने के बाद आप दलित जीवन के बहुत सारे यथार्थ से रूबरू होते हैं। ठीक इसी तरह से स्त्रियों ने अगर अपनी आत्मकथा नहीं लिखी होती, स्त्रियों ने अगर अपनी बात, अपने अनुभव को दर्ज नहीं किया होता, और ये देखिए कि दर्ज कहाँ कर रही हैं, वो उस भाषा के जरिए दर्ज कर रही हैं जो उनकी भाषा, उनके अनुभवों के लिए स्थापित भाषा नहीं है। उनके अनुभवों के लिए उस भाषा में शब्द ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी भाषा में अपने अनुभवों को दर्ज कर रही हैं, और इस तरह से
एक जो वैकल्पिक अर्थ संरचना है वह लिखकर पैदा कर रही हैं। अगर स्त्रियों ने लिखने का यह प्रयास छोड़ दिया होता कि जो भाषा है उसमें उनके अर्थों को विलुप्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, बहिष्कृत कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, तो उस भाषा में अब वो कैसे व्यक्त करें, उस जद्दोजहद को वो त्याग देती, नहीं व्यक्त करती खुद को, तो हम स्त्री लेखन से आज वंचित होते, दलित लेखन से आज वंचित होते, अल्पसंख्यकों के लेखन से आज वंचित होते, हाशिए के लेखन से वंचित होते। तो ये जो स्थिति है कि भाषा में उन व्यक्तियों के, उन लोगों के, उन आइडेंटिटीज के, उन समुदायों के अनुभवों को प्रमुखता मिलती है जो वर्चस्व की स्थिति में होते हैं। क्योंकि भाषा का जो भाषा की पूरी जो संरचना है वह यादृच्छिक है, वह स्वैच्छिक है, किसी की इच्छा उसमें प्रधान होगी ही। तो ऐसी स्थिति में इस स्वैच्छिक संरचना में बहुत सारी जो अन्य लोगों के अनुभव की भाषा होगी वो या तो बहिष्कृत कर दी जाएगी या उनके प्रति द्वेषमूलक रवैया रखा जाएगा। स्त्री के अनुभवों को भी आप देखिए कि मातृत्व के अनुभव को किस तरह से एकल ढंग से, एक रेखीय ढंग से, वन लीनियर तरीके से दर्ज किया गया है। भाषा में, भाषा के रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी होता है, लेकिन किस रूप में दर्ज हो रहा है ये जानना भी हमें चाहिए। मातृत्व का जो अनुभव है स्त्री के लिए, जिस तरह से माता की व्याख्या की गई है, मातृत्व के बोध की व्याख्या की गई है, वो बड़ा दिलचस्प है। पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता बच्चे के लिए अपना सर्वस्व त्याग देती है। माता स्वयं मर जाएगी लेकिन बच्चे के लिए जीवन चाहेगी। इस तरह की अनेक किंवदंतियां, अनेक कथाएं, और मातृत्व संसार का सबसे सुखद अनुभव है। इस तरह के अनेक वाक्य आपको रिपीटेटिव ढंग से, दोहराव की हद तक पढ़ने, सुनने, बोलने और व्यवहार में मिल जाएंगे। यानी हर कदम पर आपको बताया जाएगा कि माँ बनना एक सुखद अनुभव है, माँ बनना संसार की सबसे बड़ी नियामत है, माँ बनना खुशी का बायस है। लेकिन इसका जो वैकल्पिक अर्थ है, जिसमें पूरे 9 महीने तक स्त्री सशंकित रहती है कि वह किस स्थिति में बच्चे को जन्म दे पाएगी, उसके अपने स्वास्थ्य का क्या होगा, बच्चे के स्वास्थ्य का क्या होगा, वह जब बच्चे को पैदा करेगी उसमें वह जिंदा रहेगी या मर जाएगी। आपको पता है कि आजादी के पहले तक और आजादी के कुछ साल बाद तक भी शिशु मृत्यु दर और शिशु प्रसव के दौरान माता के मृत्यु का दर बहुत ज्यादा था। यानी माँ की डेथ या बच्चे की डेथ मामूली बात थी। तो ऐसे में माँ बनना स्त्री के लिए केवल खुशी का बायस नहीं हो सकता, आशंका भी होगी, कष्ट का भय भी होगा, दर्द की अनुभूति भी होगी। लेकिन इन तमाम चीजों को किसी भी भाषा के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। और स्त्री के इस तरह के अन्य अनुभव भी हैं जिसको अमूमन दर्ज नहीं किया गया। तो ये जो गायब कर देना है, अनुभवों को भाषा से गायब कर देना, भाषा दरअसल अनुभव की व्युत्पत्ति ही है। यानी जब हम किसी अनुभव को हासिल करते हैं, और यह अनुभव हासिल करना कैसे होता है, श्रम की प्रक्रिया के दौरान। जब आदिम कबीलाई मनुष्य ने, आदिम मनुष्य ने, हमारे आदिम पूर्वज ने भाषा का आविष्कार किया होगा, तो वह अपने किसी अनुभव जनित ज्ञान को दूसरे से बांटना चाहता होगा। मसलन उसने पत्थर रगड़कर जब आग पैदा की होगी तो वो चाहता होगा कि अपने साथी को बताए कि 2 पत्थर के रगड़ने से आग पैदा होती है और उस पर मांस बड़ा अच्छा पकता है, या उस पर अनाज बड़े अच्छे भुनते हैं, ये बताना चाहता होगा। और उसके लिए फिर उसने किसी संकेत चिन्ह का, किसी ध्वनि का या किसी चित्र का आविष्कार किया होगा, और इस तरह से भाषा का जन्म हुआ होगा। तो ये जो श्रम की प्रक्रिया है, जिससे प्राप्त अनुभव को हम बांटना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं दूसरे से, उसमें भाषा का जन्म होता है। तो इस श्रम की प्रक्रिया में स्त्री गायब हो, यह संभव नहीं है। अगर संसार की स्थिति स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनी है, तो श्रम की प्रक्रिया में स्त्री भी शामिल है, वह भी बराबरी की हिस्सेदार है। तो उसके द्वारा
किए जाने वाले क्रियाकलापों को, उसके अनुभवों को भाषा में इतनी कम जगह क्यों है, उसके महत्वपूर्ण अनुभव भाषा के रजिस्टर से गायब क्यों है, ये जो अनुपस्थित है, इसकी खोज भी भाषा के अध्ययन के संदर्भ में बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि हम 1 घंटा लगभग बोल चुके हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो और बात हो, अन्यथा मैं अब यही विराम दूंगी। मैं जानती हूँ कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब शिक्षक हैं। अगर आप चाहें तो सवाल के लिए हम ओपन करें, नहीं तो मैं कुछ बातें और कहूंगी, जैसा आप कहें। जी बोले। हाँ जी जी जी। वैसे ही हम, हाँ सुधा जी, ऐसा है कि 4:30 को हम उनको कुछ समय चर्चा के लिए समय दे देंगे, ताकि हम्म 10-15 मिनट चर्चा करें हमारे प्रतिभागी मित्र। ठीक है, ये ठीक अच्छा है। रहेगा ना? तो दस जी। तो मैं अभी 10 मिनट बोलूं या छोड़ूं, हाँ, दस क्या करूं? पंद्रह मिनट बोल सकते हैं। जी जी जी। ठीक। हाँ। हाँ तो मैं कुछ कंक्लूजन के तौर पर कुछ बातें आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि ऐसी स्थिति में जब हमने भाषा भाषा के व्याकरणिक स्वरूप, भाषा के व्यवहार मूलक स्वरूप, भाषा के निर्माण में अनुभव और भाषिक विकल्पों की बात की आपके सामने, तो हमें ये देखना है कि तमाम जो स्त्रीवादी चिंतक हैं वे भाषा को किस तरह से देखती हैं। 2 स्कूल हैं, स्त्रीवादी चिंतकों के 2 स्कूल हैं। पहला स्कूल वो है जो भाषा को भी गैर बराबरी की जगह मानता है, यानी भाषा वो जगह है जो समाज के अन्य क्षेत्रों की तरह स्त्री के साथ गैर बराबरी का संबंध रखता है। स्त्री वहां भाषा में बराबर नहीं है, अनइक्वल है। और यह स्कूल इक्वलिटी की मांग करता है, बराबरी की मांग करता है, यानी जो जो छूटा हुआ है, जैसे मैंने कहा, अनुपस्थित है, दाखिल नहीं हुआ है, अनरजिस्टर्ड है, वहां वहां स्त्री को शामिल कर लो, स्त्री के अनुभव को शामिल कर लो। और केवल स्त्री को ही नहीं, समाज के उन तमाम हाशिए के लोगों को शामिल कर लो जो वहां दर्ज नहीं है। और इस तरह से कंप्लीट, परिपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री भाषा का निर्माण होता है। लेकिन एक दूसरा स्कूल है जो कहता है कि ये जो इक्वलिटी की खोज है ना, किसके किसकी तरह इक्वलिटी चाहते हैं हम? स्त्रियां अगर बराबरी चाहती हैं तो किससे बराबरी चाहती हैं, किसके जैसे बराबरी चाहती हैं? जाहिर है पुरुष के जैसी बराबरी चाहती है, पुरुष से बराबरी चाहती है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि हम उन जैसा ही बन जाएंगे, या व्यवस्था जो चली आ रही है उसमें केवल हमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिल जाएगा। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात घटित नहीं होगी। यानी व्यवस्था में परिवर्तन जैसी बुनियादी चीज, सिस्टम में परिवर्तन जैसी बुनियादी चीज घटित नहीं होगी, चाहे वो भाषिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो। इसी तरह से स्त्री के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भी बात है। तो उस उन तमाम चीजों में केवल स्त्री को एकोमोडेट कर लेना, उसे शामिल कर लेना, ये किसी भी तरह के अन्य विकल्प को होने नहीं देता, उसे रोकता है। यानी अन्य तरह का विकल्प के खोज को ये बाधा देता है। इसलिए ये दूसरा स्कूल कहता है कि जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम सबको लेकर एक नई वैकल्पिक व्यवस्था को भाषा के जरिए भी, हमारी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के जरिए भी संभव बनाए। केवल इनइक्वलिटी की बात करके इक्वल पोजीशन प्राप्त कर लेना, पुरुषों के समान पोजीशन प्राप्त कर लेना, ये भाषा में स्त्री की उपस्थिति को संभव नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर काहे कि भाषा का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, वह अगर नहीं बदलती, क्योंकि दोष उस स्ट्रक्चर के अंदर है, उस संरचना के अंदर है। और उस संरचना में हम जहां से भाषा को निर्मित करते हैं, उसके प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। और इसलिए वे केवल इक्वलिटी की बात नहीं करती, बल्कि कहती है कि विकल्प की बात हमें सोचनी चाहिए, और वह एक बेहतर ह्यूमन विकल्प होना चाहिए, ना कि वन साइडेड उसका
फैसला हो, डिसीजन हो। और इसी अर्थ में बहुत सारी स्त्रीवादियों ने भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। और एक अमेरिकी एंग्लो अमेरिकन स्कूल है और एक फ्रेंच फेमिनिस्टों का स्कूल है। एंग्लो अमेरिकन स्कूल जहाँ इक्वलिटी पर जोर देता है, वही फ्रेंच फेमिनिस्टों का स्कूल वो इक्वलिटी की बात ना करके ऑल्टरनेटिव की बात करता है। और ऑल्टरनेटिव के संदर्भ में वह तमाम डिसिप्लिन्स, जो नॉलेज के डिसिप्लिन हैं, उनको क्वेश्चन करता है, क्योंकि भाषा की अवधारणा उन्हीं डिसिप्लिन से आ रही है। मसलन मैंने जैसे सब्जेक्ट की बात की, रियलिटी की बात की। आप साहित्य में क्या खोजते हैं? सुंदर, सत्य और मंगल। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 चीजें आप साहित्य में खोजते हैं। और फिर साहित्य का उद्देश्य क्या बताते हैं? सत, चित, आनंद। यानी साहित्य का सार तत्व क्या है? सत्य है। जो सात्विक सत्यता है वह साहित्य का सार है। और चित्त, हृदय, संवेदना, वह उसका आधार है और आनंद उसका उद्देश्य है। तो ये जो व्याख्या है, जिसको हम सत्यम, शिवम, सुंदरम हमारा दर्शन कहता है, हमारा प्राचीन साहित्य कहता है, और परमात्मा की कल्पना हम सत्य, चित्त, आनंद के तौर पर करते हैं। यह जो धारणा है, यह साहित्य की धारणा आ रही है, साहित्य से नहीं, साहित्य के बाहर से आ रही है। ये दर्शन की धारणा है, ये चिंतन की अन्य डिसिप्लिन की धारणा है, और वहां से वो साहित्य में आ रही है। मंगल की अवधारणा, जन कल्याण की अवधारणा साहित्य में केवल साहित्य के जरिए नहीं आ रही, बल्कि दर्शन के जरिए और अन्य क्षेत्रों के जरिए आ रही है। तो उन क्षेत्रों में जो काम किए गए हैं, बुनियादी काम किए गए हैं, उस पर बात करने की जरूरत है। और इसलिए जो स्त्रीवादी चिंतक हैं, जिसमें लूस एरिग्री, जूलिया क्रिस्टिवा, बेटी फ्रेडन, सिमोन द बोवार तो शुरुआती दौर की स्त्रीवादी चिंतक हैं, इन सब का नाम महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने दर्शन को क्वेश्चन किया, मनोविज्ञान को क्वेश्चन, ये बड़े क्षेत्र हैं। भाषा के अवधारणाओं को जहां से बोरो किया जाता है, लिया जाता है, उसका बड़ा क्षेत्र है दर्शन, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति भी। तो इन क्षेत्रों को इन स्त्रीवादी चिंतकों ने क्वेश्चन किया, और वहां पर वो सेक्सुअलिटी के मुद्दे पर फ्रायड से, लाका से टकराई, उनकी अवधारणाओं को एक तरह से विश्लेषित किया और प्रश्नांकित किया कि फ्रायड का यह जो विश्लेषण है लिबिडो का या अभाव का, स्त्री, फ्रायड की धारणा यही है ना कि स्त्री आजीवन एक अभाव की भावना में जीती है, और वो अभाव किसका है? पर्टिकुलर किसी ऑर्गन का। और उस ऑर्गन के अभाव के कारण स्त्री अपने को हीन या कमतर मानती है, पुरुष उस ऑर्गन के कारण अपने को श्रेष्ठ मानता है, और उसके कारण स्त्री की सेक्सुअलिटी अलग किस्म की होती है और पुरुष की सेक्सुअलिटी अलग किस्म की होती है। और इस तरह से तमाम व्याख्या, जो अंततः मनोविज्ञान की ये व्याख्या किसको मदद पहुंचाती है? समाजशास्त्र की व्याख्या को। उस परिवार के स्ट्रक्चर को जहां पर स्त्री और पुरुष रहते हैं, जहां पर स्त्री को स्त्री बनाया जाता है और पुरुष को पुरुष बनाया जाता है, दोनों की सामाजिक इयत्ता तय की जाती है, उसको ये मनोविज्ञान की अवधारणा मदद पहुंचाती है। यानी ये जो तमाम स्कूल हैं चिंतन के, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए इन चिंतन के स्कूलों से इनके बुनियादी जो परसेप्शन है, इस पर सवाल उठाने की जरूरत है। और वह काम लूस एरिग्री, जूलिया क्रिस्टिवा, हेलेनी सिक्साउस, बेटी फ्रेडेन, मोनिका